नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ यू एंड मी में। आज मैं आपके सामने रत्ना रेड्डानी की लिखी शॉर्ट स्टोरी अंतिम पर्यटन को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं शुरू कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। मधु मेरे कॉलेज की सहपाठी, मेरी अभिन्न सहेली, आज मेरे शहर, मेरे घर पर आ रही थी। मेरी खुशी को मापने का अगर कोई पैमाना होता तो शायद वह भी आज नाकामयाब हो जाता। मधु और मैंने नागपुर में साथ साथ ग्रेजुएशन किया था। वह मराठी माध्यम और मैं हिंदी माध्यम की छात्रा थी। हम दोनों के अपने अपने माध्यम के टॉपर होने के बावजूद भी हमारी दोस्ती कॉलेज में एक मिसाल थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरा विवाह बनारस में और उसका चेन्नई में हो गया। उस जमाने में संपर्क के माध्यम आज की तरह शीघ्र और सरल नहीं थे, किंतु फिर भी प्रत्याचार से हम दोनों जुड़े रहे। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया और हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो सुधा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी हूँ, बनारस की ठंड का मज़ा ले रही हूँ। तुम्हें तो इतने सालों से कह रही हूँ कि तुम और प्रकाश जी सुबह और बनारस का आनंद लेने आओ, किंतु तुम्हें चेन्नई से निकलने की फुर्सत ही कहाँ। मैं बोलती ही जा रही थी कि उसने बीच में टोकते हुए कहा, अरे बोलती ही जाओगी या मुझे भी सुनोगी? अच्छा सुनाओ, मैंने हंसते हुए कहा। मैं और प्रकाश जी परसों बनारस पहुंचेंगे। हमने अब तक 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं और अब हम उम्र के इस पड़ाव पर हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लें। मधु ने उत्साहित स्वर में बोला। मैंने पूछा, सच में? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? अभी तो अप्रैल का महीना भी नहीं है। मधु ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं सुधा, इस बार दोनों बेटियां छुट्टियों में घर नहीं आ रही हैं, इसलिए हमने बनारस आने का प्रोग्राम बना लिया। मैं और सुनील जी उनके आगमन की तैयारी में लग गए। एक सप्ताह के प्रोग्राम में किस दिन कहाँ जाना है, कब क्या खिलाना है, मैंने सब कुछ तय कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि उन लोगों को बनारस का कोई भी दर्शनीय स्थल और खाना छूट जाए। निर्धारित दिन और समय पर सुनील जी उन्हें लेने बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मेरे दोनों बेटे अपनी नौकरी की वजह से मुंबई और अहमदाबाद में सेटल थे, इसलिए यहाँ भी हम दोनों अकेले ही रहते थे। घर पहुँचते पर मैंने ठेठ बनारसी अंदाज में उनका स्वागत किया। तिलक लगाया, फूल माला और इत्र छिड़का। इतने लंबे सफ़र की थकान के बावजूद दोनों बहुत खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। मधु, तुम और प्रकाश जी थोड़ा आराम करके फ्रेश हो जाओ। आज हम दोपहर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके शाम को घाट पर गंगा आरती देखेंगे, नाव पर बैठ के। मैंने सबको चाय नाश्ता देते हुए कहा। प्रकाश जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप भी दूर से सफ़र करके आ रहे हैं। कल फिर हम सारनाथ और बीएचयू और परसों अन्य मंदिरों का दर्शन करेंगे। सुनील जी ने आगे का प्लान विस्तार से समझाते हुए कहा। नियत समय पर निकलकर हम चारों बनारसी गलियों का आनंद लेते हुए ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि कार को पहले ही पार्क करना पड़ता है। प्रकाश जी, बनारस हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए यहाँ साल के 12 महीने तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। सुनील जी बनारस के इतिहास और भूगोल से मधु और प्रकाश जी को अवगत कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के उपरांत हमने नाव तय की और नौका विहार का आनंद लेने लगे। जैसे ही हमारी नाव मणिकर्णिका घाट पर पहुंची, मैंने कहना शुरू किया,
यह वही घाट है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ चिताएं कभी ठंड नहीं होती, एक के बाद एक दाह संस्कार होते ही रहते हैं। प्रकाश जी ने कहा, हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा और सुना भी है। बहुत भाग्यवान होते हैं वह लोग जो शिव की नगरी काशी में मोक्षदायिनी गंगा के किनारे मृत्यु को पाते हैं और जिनका पिंडदान यहाँ होता है और वे शीघ्र ही मुक्ति पाते हैं। हाँ, ये सब सही बात है और जीवन का अंतिम सत्य भी यही है। किंतु अभी से इतनी वैराग्य की बातें मत करिए। कल हमें सुबह ए बनारस और यहाँ की चाट और ठंडाई का मजा लेना है, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। लौटते समय नाविक ने हमें बताया, साहब जी यहाँ तो कुछ लोग लाशों के पूरे जलने तक का भी इंतजार नहीं करते। अस्थि विसर्जन तो दूर की बात है, तुरंत मुखाग्नि देकर और स्नान करके कई पुरुष तो मंदिर में दूसरी शादी करके ही घर लौटते हैं। किंतु दिवंगत आत्मा वाइब्रेशन को कैच करती है, तभी तो तिये तेरहवीं और बरसी का प्रावधान शास्त्र सम्मत माना गया है, प्रकाश जी ने कहा। अरे साहब जी, जब जीते जी रिश्तों का महत्व नहीं तो मरने की बात किसे फुर्सत है कर्मकांड करने की। नाविक ने अपना पक्ष रखा। रिश्तों की सच्चाई का यह भयावह पहलू सुनकर मन वितृष्णा से भर उठा। गंगा आरती देखकर हम चारों घर लौटे। कल के प्रोग्राम को तय करके सब आगोश में चले गए। करीब 3 बजे रात में मधु ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुधा, सुधा। प्रकाश जी को अचानक बहुत पसीना आ रहा है, उसने हाँफते हुए कहा। मैं और सुनील जी उसके कमरे की तरह दौड़े। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इतनी ठंड में भी उन्हें पसीने से वो लथपथ हो रहे थे। सुनील जी ने हेरिटेज हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। हमारे पड़ोसी मिश्रा जी और फैमिली डॉक्टर जैन साहब को भी फ़ोन करके तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। एम्बुलेंस आने तक डॉक्टर जैन ने फर्स्ट एड किया। फिर हम सब हॉस्पिटल पहुंचे। हार्ट अटैक का इमरजेंसी केस था, इसलिए तुरंत ही सीसीयू में एडमिट किया गया। सुनील जी और उनके मित्र दौड़ धूप कर रहे थे। मधु की दोनों बेटियों को विदेश में खबर दी गई, किंतु इस समय एकाएक किसी का आना संभव नहीं था। सुधा आंटी, वैसे तो मम्मी बहुत स्ट्रांग है, किंतु ऐसी परिस्थिति में हर कोई घबरा जाता है। आप उनका ध्यान रखिएगा। हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं, मधु की बड़ी बेटी ने फ़ोन करके मुझसे कहा। दोनों बेटियां दिन भर रात भर हालचाल लेती रही। जितना अधिकतम संभव हुआ अच्छे से अच्छे इलाज का प्रयास किया गया, किंतु विधि के विधान के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ा। 24 घंटे जीवन की मृत्यु के झूले में झूलते प्रकाश जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका यूं अचानक चले जाना अप्रत्याशित और दिल दहलाने वाला था। बनारस पर्यटन उन्हें अंतिम पर्यटन तक पहुंचा देगा, यह किसी दुख स्वप्न जैसा था जिसे सब आहत थे। अब अगला कदम क्या और कैसे होगा, यह तय कौन करेगा। मधु की स्थिति को समझते हुए मैंने उनकी बेटियों से बात की। उसकी दोनों बेटी और दामाद ने निश्चय किया कि दाह संस्कार बनारस में ही होगा, क्योंकि चेन्नई ले जाना या वहां से किसी का आना संभव नहीं हो सकेगा। मधु ने भी अपनी सहमति जताई। अंतिम यात्रा की तैयारी की गई। उन्हें उसी मणिकर्णिका घाट पर ले जाया गया जहां उन्होंने कहा था कि बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जो शिव की नगरी काशी में मोक्षदायिनी गंगा के किनारे मृत्यु को पाते हैं और जिनका पिंडदान यहाँ होता है वे शीघ्र ही मुक्ति पाते हैं। यूँ लगा मानो उनकी यही इच्छा थी कि वो यहाँ खींचे चले आए। मधु ने वहाँ पहुंचकर दृढ़ स्वर में कहा, सुनील जी, मुखाग्नि और सारे कर्मकांड में ही करना चाहती हूँ, आप सब प्रबंध करवा दीजिए। दाह संस्कार और कुछ समय पश्चात अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी वहीं संपन्न करा दिया गया। मधु स्नान कर वापस आई, तब तक उसकी बिंदी और सिंदूर भी गंगा जल में धुल चुके थे। उसका यह रूप मुझसे नहीं देखा जा रहा था। उसके पर्स में हमेशा
बिंदी, सिंदूर और कंघी रखी होती थी। मैंने उससे कहा, मधु, प्रकाश जी की बात तुम्हें याद है ना, जो उन्होंने 2 दिन पहले इसी जगह पे कही थी? हाँ सुधा, वो मेरी वाइब्रेशन कैच कर रहे होंगे, मधु ने भरे गले से कहा। तब फिर कंघी करके बिंदी लगाओ, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी उसे नहीं रोका, यही सोचा कि आज वह जी भरकर रो ले, वरना अपने अंदर भावनाएं दबाकर घुटन महसूस करेगी। कुछ देर बाद कंघी करते हुए उसने कहा, सुधा, अब कल मैं वापस चेन्नई जाना चाहती हूँ। हाँ मधु, किंतु तुम अकेले नहीं बल्कि हम तीनों तुम्हारे साथ जाएंगे। तब तक दोनों बेटियां और दामाद भी वहां पहुंच जाएंगे। उनकी 13वीं की रस्म पूरे विधि विधान से की जाएगी और हॉस्पिटल की औपचारिकता भी तब तक पूरी हो जाएगी और हम यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। मैंने उसे ढांढस बढ़ाते हुए कहा। 3-4 दिन के बाद हम चेन्नई की फ़्लाइट पकड़ने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुँचे। मधु का अगला सफ़र भविष्य की गर्भ में छुपा था, किंतु मेरे लिए यह घटना एक चिंतन छोड़ गई कि जीवन भी एक यात्रा ही है और यहाँ कब कौन सा साथी साथ छोड़ दे या कौन सा गंतव्य हमारा अंतिम गंतव्य बन जाए, इसका किंचित मात्र भी किसी को पता नहीं होता।